साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी का बुक नंबर 2 के 7वें भाग का चौथा बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का मेरे यानी राजेश शर्मा की आवाज़ में। चौथा बयान। शाम का वक्त है, सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, तथापि पश्चिम की तरफ आसमान पर कुछ कुछ लाली अभी तक दिखाई दे रही है। ठंडी हवा मंद गति से चल रही है। गर्मी तो नहीं मालूम होती, लेकिन इस समय की हवा बदन में कभी भी पैदा नहीं कर सकती। हम इस समय आपको एक ऐसे मैदान की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ करना कठिन है। जिधर निगाह दौड़ाइए सन्नाटा नज़र आता है। कोई पेड़ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे या जिस पर चढ़कर कोई आदमी अपने को छिपा सके। हाँ, पूरब की तरफ निगाह कुछ ठोकर खाती है और एक धुंधली चीज़ को देखकर गौर करने वाला कह सकता है कि उस तरफ शायद कोई छोटी सी पहाड़ी या पुराने ज़माने का कोई ऊंचा टीला है। ऐसे मैदान में 3 औरतें घोड़ियों पर सवार धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है जिधर उस टीले या छोटी पहाड़ी की स्याही मालूम हो रही है। यद्यपि उन औरतों की पोशाक जनाना वजह की है, मगर फिर भी चुस्त और दक्षिणी ढंग की है। तीनों के चेहरे पर नकाब पड़ी है, तथापि बदन की सुडौली और कलाई तथा नाजुक उंगलियों पर ध्यान देने से देखने वाले के दिल में यह बात जरूर पैदा होगी कि ये तीनों ही नाजुक, नौजवान और खूबसूरत है। इन औरतों के विषय में हम अपने पाठकों को ज़्यादा देर तक खटके में न डालकर इसी समय इनका परिचय दे देना उत्तम समझते हैं। वह देखिए, ऊंची और मुस्की घोड़ी पर जो सवार है वह माया रानी है। चौगर आंखों वाली सफ़ेद पच कल्याण घोड़ी पर जो पटरी जमाए है वह उसकी छोटी बहन लाडली है, जिसे अभी तक हम राम भोली के नाम से लिखते चले आए हैं। और सब्जी घोड़ी पर सवार चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखने वाली धनपति है। ये तीनों आपस में धीरे धीरे बात करती जा रही है। लीजिए, तीनों ने अपने चेहरों पर से नकाबें उलट दी। अब हमें तीनों की बातों पर ध्यान देना उचित है। माया ने मालूम वह चंडूल कमबख्त तीसरे नंबर के बाग में क्यों कर जा पहुँचा। इसमें तो कुछ संदेह नहीं कि जिस राह से हम लोग आते जाते हैं उस राह से वह नहीं गया था। लाडली, तिलिस्म बनाने वालों ने वहाँ पहुँचने के लिए और कई रास्ते बनाए हैं। शायद उन्हीं रास्तों में से कोई रास्ता उसे मालूम हो गया हो। धनपति, मगर उन रास्तों का हाल किसी दूसरे को मालूम हो जाना तो बड़ी भयानक बात है। माया, और यह एक ताज्जुब की बात है कि उन रास्तों का हाल जब मुझको, जो तिलिस्म की रानी कहलाती हूँ, नहीं मालूम तो किसी दूसरे को कैसे मालूम हुआ। लाडली, ठीक है, तिलिस्म की बहुत सी बातें ऐसी है जो तुम्हें मालूम है, मगर नियमानुसार तुम मुझसे भी नहीं कह सकती हो। हाँ, उन रास्तों का हाल जीजाजी को ज़रूर मालूम था। अफसोस, उन्हें मरे 5 वर्ष हो गए। अगर जीते होते तो। माया कुछ घबराकर और जल्दी से, तुम कैसे जानती हो कि उन रास्तों का हाल उन्हें मालूम था। लाडली, हंसी हंसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के लिए 5 रास्ते हैं, बल्कि वे मुझे अपने साथ वहां ले चलकर नया रास्ता दिखाने को तैयार भी थे, मगर मैं तुम्हारे डर से उनके साथ नहीं गई। माया, आज तक तूने ये हाल मुझसे क्यों नहीं कहा। लाडली, मेरी समझ में यह कोई ज़रूरी बात नहीं थी जो तुमसे कहती। लाडली की बात सुन माया रानी चुप हो गई और बड़े गौर में पड़ गई। उसकी अवस्था और उसकी सूरत पर ध्यान देने से मालूम होता था कि लाडली की बात से उसके दिल पर एक सख्त सदमा पहुंचा है और वह थोड़ी देर के लिए अपने को बिल्कुल ही भूल गई है। माया रानी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई और इस मामूली सी बात से उसके दिल पर क्यों चोट लगी, इसका सबब उसकी छोटी बहन लाडली भी नहीं समझ सकी। कदाचित यह कहा जाए कि वह अपने पति को याद करके इस अवस्था में पड़ गई। सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाडली खूब जानती थी कि माया रानी अपने खूबसूरत, हंसमुख और नेक चाल चलन वाले पति को कुछ भी नहीं चाहती थी। इस समय लाडली के दिल में एक तरह का खुटका पैदा हुआ और शक की निगाह से माया रानी की तरफ देखने लगी, मगर माया रानी कुछ भी नहीं जानती थी कि उसकी छोटी बहन उसे किस निगाह से देख रही है। लगभग 200 कदम चले जाने के बाद वह चौंकी और लाडली की तरफ जरा सा मुँह फेर करके बोली, हाँ, तो वह उन रास्तों का हाल जानता था।
लाडली के दिल में और भी खुटका हुआ, बल्कि इस बात का रंज हुआ कि माया रानी ने अपने पति या लाडली के प्यारे बहनोई की तरफ ऐसे शब्दों में इशारा किया जो किसी नीच या खिदमतगार तथा नौकर के लिए बरता जाता है। लाडली का ध्यान धनपति की तरफ भी गया, जिसके चेहरे पर उदासी और रंज की निशानी मामूली से कुछ ज़्यादा पाई जाती थी और जिसकी घोड़ी भी 5-7 कदम पीछे रह गई थी। मगर माया रानी और धनपति की ऐसी अवस्था ज़्यादा देर तक न रही। उन दोनों ने बहुत जल्द अपने को संभाला और फिर मामूली तौर पर बातचीत करने लगी। धनपति, अब वह टीला भी आ पहुँचा, देखना चाहिए बाबा जी से मुलाकात होती है या नहीं। माया, मुलाकात अवश्य होगी, क्योंकि वे कहीं नहीं जाते, मगर अब मेरा जी नहीं चाहता कि वहाँ तक जाऊँ या उनसे मिलूँ। लाडली, सो क्यों, तुम तो बड़े उत्साह से उनसे मिलने के लिए आई हो। माया, ठीक है, मगर अब जो मैं चाहती हूँ तो यही जान पड़ता है कि बेचारे बाबा जी इन सब बातों का जवाब कुछ भी नहीं दे सकेंगे। लाडली, खैर, जब इतनी दूर आ चुकी हो तो अब लौट चलना भी उचित नहीं। माया, नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इतना कहकर माया रानी ने घोड़ी फेरी। लाचार होकर लाडली और धनपति को भी घूमना पड़ा, मगर इस कार्रवाई से लाडली के दिल का शक और भी ज़्यादा हुआ और उसे निश्चय हो गया कि मेरी बात से माया रानी के दिल पर गहरी चोट है, मगर इसका सबब क्या है सो कुछ भी नहीं मालूम होता। माया रानी ने जैसे ही घोड़ी की बाग फेरी, वैसे ही उसकी निगाह तेज सिंह पर पड़ी, जो तीर और कमान हाथ में लिए बहुत दूर से कदम बढ़ाए इन तीनों के पीछे पीछे आ रहे थे। माया रानी तेज सिंह को अच्छी तरह जानती थी। यद्यपि इस समय कुछ अंधेरा हो गया था, परंतु माया रानी की तेज निगाहों ने तेज सिंह को तुरंत ही पहचान लिया और इसके साथ ही वह तलवार खींचकर तेज सिंह पर झपटी। माया रानी को नंगी तलवार लिए झपटते देख तेज सिंह ने ललकार करके कहा, खबरदार, आगे न बढ़ना, नहीं तो एक ही तीर में काम तमाम कर दूंगा। तेज सिंह के ललकारने से माया रानी रुक गई, मगर धनपति से न रहा गया। वह तलवार खींचकर ये कहती हुई आगे बढ़ी, मैं तेरे तीर से डरने वाली नहीं। तेज, मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसे खूब समझ लेना कि तेज सिंह के हाथ से छूटा तीर खाली न जाएगा। धनपति, मालूम होता है कि तू केवल एक तीर ही से हम तीनों को डराकर अपना काम निकालना चाहता है। अफसोस, इस समय मेरे पास तीर कमान नहीं है, यदि होता तो तुझे जान पड़ता कि तीर चलाना किसे कहते हैं। तेज हंसकर, न मालूम तूने औरत होने पर भी अपने को क्या समझ रखा है। खैर, अब मैं एक कमसिन औरत पर तीर न चलाऊंगा। इतना कहकर तेज सिंह ने तीर तरकस में रख लिया और कमान बगल में लटकाने के बाद अय्यारी के बटुए में से एक छोटा सा लोहे का गोला निकालकर सामने खड़े हो गए और धनपति को वह गोला दिखा करके बोले, तुम लोगों के लिए यही बहुत है, मगर मैं फिर कह देता हूँ कि मुझ पर तलवार चलाकर भलाई की आशा मत रखना। धनपति माया रानी की तरफ इशारा करके, क्या तू जानता नहीं कि ये कौन है? तेज, मैं तुम तीनों को खूब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि माया रानी 47 नंबर की कोठरी को पवित्र करके बेवा हो गई और इस बात को 5 वर्ष का जमाना हो गया। इतना कहकर मुस्कुराते हुए तेज सिंह ने एक भेद की निगाह माया रानी पर डाली और देखा कि माया रानी का चेहरा पीला पड़ गया और शर्म से उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकने लगी। मगर यह अवस्था उसकी बहुत देर तक न रही। तेज सिंह के मुँह से बात निकलने के बाद जैसे ही लाडली की ताज्जुब भरी निगाह माया रानी पर पड़ी, वैसे ही माया रानी ने अपने को संभाल कर धनपति की तरफ देखा। अब धनपति अपने को रोक नहीं सकी। उसने घोड़ी बढ़ाकर तेज सिंह पर तलवार का वार किया। तेज सिंह ने फुर्ती से वार खाली देकर अपने को बचा लिया और वही लोहे का गोला धनपति की घोड़ी के सिर में इस जोर से मारा कि वह संभल न सकी और सिर हिलाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लोहे का गोला छिटक कर दूर जा गिरा और तेज सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। आशा थी कि घोड़ी के गिरने से धनपति को भी कुछ चोट लगेगी, मगर वह घोड़ी पर से उछल कुछ दूर जा रही और बड़ी चालाकी से गिरते गिरते उसने अपने को बचा लिया। तेज सिंह फिर वही गोला लेकर सामने खड़े हो गए। तेज, गोला दिखाकर, इस गोले की करामात देखी? अगर अब की फिर वार करने का इरादा करोगी तो यह गोला तेरे घुटने पर बैठेगा और तुझे लंगड़ी होकर माया रानी का साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को इस समय जान से मारूं, मगर हाँ, उस समय जिस काम के लिए आया हूँ उसे किए बिना लौट जाना भी मुनासिब नहीं समझता। माया, अच्छा बताओ, तुम हम लोगों के पीछे पीछे क्यों आए हो और क्या चाहते हो? तेज लाडली की तरफ इशारा करके, केवल इनसे एक बात कहनी है और कुछ नहीं। लाडली, कहो क्या कहते हो? तेज, मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा सुने। इन दोनों से अलग होकर सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा।
डरो मत, मैं दगाबाज नहीं हूँ। यदि चाहूँ तो ललकार कर तुम तीनों को यमलोक पहुँचा सकता हूँ, मगर नहीं, तुमसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूँ, जिसके सुनने का अधिकार सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं है। कुछ सोचकर लाडली वहाँ से हट गई और कुछ दूर जाकर तेज सिंह की तरफ देखने लगी, मानो वह तेज सिंह की बात सुनने के लिए तैयार हो। तेज सिंह लाडली के पास गए और बटुए में से एक चिट्ठी निकाल उसके हाथ में दे करके बोले, इसे जल्द पढ़ लो, देखो माया रानी को इसका हाल न मालूम हो। लाडली ने बड़े गौर से वह चिट्ठी पढ़ी और इसके बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी। तेज, इसका जवाब? लाडली, केवल इतना ही कह देना कि बहुत अच्छा। अब तेज सिंह को ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने उत्तर का रास्ता लिया, मगर घूम घूम कर देखते जाते थे कि पीछे कोई आता तो नहीं। तेज सिंह के जाने के बाद माया रानी ने लाडली से पूछा, वह चिट्ठी किसकी थी और उसमें क्या लिखा था? लाडली ने असल भेद तो छिपा लिया, मगर कोई विचित्र बात घटकर उस समय माया रानी की दिल जमई कर दी। तो साथियों, यहाँ ये चौथा बयान अब पूरा होता है और आगे क्या नए नए इवेंट होते हैं वो देखने के लिए आप 5वें बयान को हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।